हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। आज फिर मैं आपके लिए विज्ञान भारती पार्ट 3 इकाई 4 खनिज एवं धातु का थर्ड पार्ट लेकर आई हूँ। ये पार्ट भी आपके लिए दैनिक जीवन में बहुत यूजफुल है। तो बच्चों, आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है धातुओं का घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग। तो आप जानते ही हैं कि हमारे घर में बहुत सारी यानी कम से कम 3 या 4 प्रकार की धातुओं के बर्तन या चीज़ें मिली जाती हैं। जैसे घरों में अपनी किचन में जाएंगे तो हम स्टील के बर्तन देखेंगे, एल्युमिनियम के बर्तन देखेंगे, कॉपर के भी बर्तन देखेंगे, है ना। तो ये 3 धातुएं मिल गई। इसके अलावा हमारे जो भी ऑर्नामेंट्स हैं वो चांदी और सोने के बने होते हैं। ये तो हमारे ये भी इसके अलावा कॉपर का यूज वायर बनाने में भी किया जाता है ना। अब हम देखेंगे तो घरेलू यूज हो गए धातुओं के। अब हम देखेंगे औद्योगिक उपयोग क्या क्या है। औद्योगिक में छोटी मशीन से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें धातुओं के यानी आयरन मेटल की बनाई जाती हैं। तो अब हम इस पॉइंट को डिटेल में देखते हैं बच्चों। दैनिक जीवन में क्या होता है, अनेक उद्देश्यों के लिए धातुओं का उपयोग होता है। जैसे वाहन, हवाई जहाज और रेलगाड़ियों, उपग्रह, औद्योगिक उपकरणों आदि को बनाने में अत्यधिक मात्रा में धातुओं का प्रयोग होता है। अब उनमें से लोहा सबसे ज़्यादा यूजफुल धातु है। लोहे की हर चीज़ आप देखेंगे, यानी छोटी कील से लेके बड़ी बड़ी हैवी मशीनें भी लोहे की बनाई जाती हैं। यानी सबसे ज़्यादा यूजफुल मेटल जो है वो है लोहा। यहाँ तक कि हम देख लें रेल यानी ट्रक, गाड़ियाँ, रेलगाड़ी, है ना, और आपके हवाई जहाज, उपग्रह और फैक्ट्रियों की सारी मशीनें किसकी बनी होती हैं, लोहे की बनी होती हैं, है ना। और एल्युमिनियम भी एक अत्यधिक उपयोग में आने वाली धातु है। क्या है, एल्युमिनियम के बर्तन बनते हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम के वायर भी बनते हैं, है ना। चूँकि धातुएं जो होती हैं उष्मा की सुचालक होती हैं, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, यानी गर्म करने पर धातुएं गर्म हो जाती हैं। इसलिए अतः इनका उपयोग बर्तन या बॉयलर बनाने के उपयोग में भी किया जाता है। इस कार्य के लिए लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। तांबे का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में, यानी जो कॉपर का यूज जो सबसे ज़्यादा है वो विद्युत उपकरण बनाने में, विद्युत की चीज़ें बनाने में, है ना। अब कॉपर का यूज वायर बनाने में भी होता है। आजकल विद्युत केबल बनाने के लिए कॉपर की बजाय एल्युमिनियम की तारों का भी यूज होने लगा है। सोने और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में होता है ना। सोना और चांदी जो होती है इतना आघात वर्धनीय है, यानी इससे इतनी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। कहने का मतलब सोने और चांदी से बहुत पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। आपने देखा होगा मिठाई शॉप पर, हलवाई के यहाँ देखा होगा कि चांदी की वर्क लगी हुई मिठाइयाँ मिलती हैं, यानी चांदी की कितनी पतली पतली पन्नियाँ बनाई जा सकती हैं। आपने चांदी की पतली पन्नियों को मिठाई को सजाने के लिए उपयोग करते देखा होगा। खाने की वस्तुएं, दवाइयों, चॉकलेट, सिगरेट की पैकेट के लिए एल्युमिनियम की पन्नियों का यूज किया जाता है। अब आगे का जो अगला पॉइंट है वो धातुओं का संक्षारण, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोरोशन, यानी धातुओं का संक्षारण क्या है, आइए देखते हैं बच्चों। आपने देखा होगा कि कील, लोहे की कील, पेच, पाइप, रेलिंग आदि कुछ समय तक अगर खुले में पड़ी रहें तो इसके ऊपर क्या होता है, लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। धातु की सतह पर उसका यौगिक बनकर, यानी धातु की सतह पर यौगिक बनकर धातु की एक एक परत के रूप में उतरने से धातु का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। यानी धातु संक्षारण की परिभाषा क्या है, धातु के संक्षारण की या जंग की परिभाषा क्या है कि धातु की सतह पर यौगिक बनकर धातु की एक एक परत के रूप में निकलना ही धातु का संक्षारण या जंग लगना कहलाता है। लोहे पर भूरे रंग की जो परत है वो आयरन ऑक्साइड के बनने के कारण होती है, यानी जंग जो है वो क्या है, आयरन ऑक्साइड है। जंग लगने पर क्या होता है, धीरे धीरे लोहा है जो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इससे धातु धीरे धीरे ऑक्साइड में परिवर्तित होकर, यानी आयरन जो है ऑक्साइड में परिवर्तित होकर नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार एल्युमिनियम की परत, यानी एल्युमिनियम की सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिससे धात्विक चमक नष्ट हो जाती है। अब हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं।
कि ये जंग कैसे लगती है। क्रियाकलाप में देखते हैं इसमें क्या हुआ है। इसमें 3 टेस्ट ट्यूब ली गई हैं और जिसमें फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम क्लोराइड डाला गया है और उसमें दो चार कीलें डाली गई हैं। सेकंड में उबला हुआ पानी, उसमें भी इसी तरह दो चार कीलें डाली गई हैं। और थर्ड जो टेस्ट ट्यूब है उसमें नल का पानी है और उसमें भी इसी तरह से दो चार कीलें डाली गई हैं। अब तीनों परख नलियों को एक कार्क से बंद कर देते हैं। 4-5 दिन बाद इसको ऑब्जर्व करते हैं कि इन तीनों परख नलियों में से किन परख नलियों की कीलों में जंग लगी है, ये ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में पाया गया कि पहली तथा दूसरी परख नली में जंग नहीं लगा, जबकि तीसरी परख नली की कीलों में जंग लग जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जंग वायु यानी ऑक्सीजन तथा नमी की उपस्थिति में लगती है। लोहे तथा एल्युमिनियम का क्षरण वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा नमी की उपस्थिति में ऑक्साइड बनने के कारण होता है। लोहे का भी क्षरण ऑक्साइड बनने के कारण होता है, एल्युमिनियम का क्षरण भी ऑक्साइड बनने के कारण होता है। क्षरण मीन्स नष्ट होना। तांबे के बर्तन पर बच्चों आपने देखा होगा, आपके घरों में जग वगैरह होंगे और पूजा के लोटे भी होंगे, तो अगर हम उसे लंबे समय तक साफ ना करें 2-4 दिन, तो क्या होता है, जो लोहे जो कॉपर का बर्तन है ऊपर कैसा लगने लगता है, हरा सा दिखता है। तो हरा क्यों दिखता है, किस कारण से दिखता है, आइए जाने। तांबे के बर्तन पर हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट की परत तथा चांदी के ऊपर काले रंग की सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण इन धातुओं का संक्षारण होता है। एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, जस्ता के टुकड़ों पर एक एक्सपेरिमेंट है। एल्युमिनियम, तांबा, लोहा और जस्ता के टुकड़े पर कुछ बूंदे HCl की डालते हैं, तनु HCl की डालेंगे और तनु HCl की बूंदें डालने पर क्या होता है कि धातु जहाँ पर HCl डाला गया है वहाँ पर बबल्स उठते हैं। ठीक है, आप क्या करना है कि वो जो जिस धातु पर जिन धातुओं पर HCl हमने डाला था उसको वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद हम उस जगह को छूते हैं जहाँ पर HCl डाला था, तो उस जगह को छूने पर फील होता है वो सरफेस जहाँ पर HCl डाला वो सरफेस खुरदरी हो जाती है, यानी रिएक्शन हो जाता है धातुओं पर। HCl अम्ल ने धातुओं पर HCl अम्ल ने क्रिया कर ली है ना, जिसके कारण वो सरफेस थोड़ी सी खुरदरी का कारण है, वो सरफेस नष्ट हो गई है। अब धातु के टुकड़े को वही बोला है, धातु की जहाँ पर HCl डाला था उसको वॉश कर लेते हैं और फिर छूकर देखते हैं, तो जहाँ आपने अम्ल की बूंद गिराई थी आप देखेंगे कि धातु की सरफेस जो है वो खुरदरी लगती है। अब धातु अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, वही जो वर्ड्स में अभी बताया था वही आप रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। धातु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो धातुओं में हम जैसे एल्युमिनियम धातु है ना, एल्युमिनियम धातु पर क्या किया, HCl डाला, तो जैसे 2L + 6HCl इन्होंने आपस में क्रिया कराई तो एल्युमिनियम क्लोराइड बना और क्या बना, +3H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनी। जो तो इससे सिद्ध होता है कि जो आपने 3-4 तरह के मेटल के टुकड़े लिए थे और उस पर तनु HCl डाला था जिससे बबल उठे थे, तो बबल्स में क्या है, बबल्स में H2 गैस निकली। ठीक है, और क्या बना था, लवण बना था AlCl3। आगे देखते हैं बच्चों, धातुओं को संक्षारण से कैसे बचाया जाए, यानी धातुओं के क्षरण से हम धातुओं को कैसे बचाएं। तो 3-4 तरीका है जिससे धातुओं को बचाया जा सकता है। जैसे अभी फिलहाल लोहा ज़्यादा खराब होता है और लोहे की बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, तो इसकी संक्षारण की बात करेंगे। तो लोहे पर पेंट लगाकर हम इसको संक्षारण से बचा सकते हैं। अब लोहे के बहुत सारे आइटम होते हैं, जैसे धातुओं की वस्तुओं पर पेंट लगाकर उन्हें क्षरण से बचाया जा सकता है। इसी का स्टील की बात नहीं हम कहेंगे, स्टील तो स्टेनलेस से होता है। लोहे की बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे लोहे के बड़े पुल होते हैं, रेल के डिब्बे होते हैं, ट्रक बसें होती हैं, उनमें आपने देखा होगा पेंट लगा होता है जिससे कि वो खराब होने से बच जाए, यानी क्षरण होने से बच जाए। हमारे घरों में भी लोहे की बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, है ना।
संतरे का जूस निकालते हैं और ये भी लोहे का बना है, लेकिन ये गैल्वनाइज है, गैल्वनीकरण किया गया है। इस पर जस्ते की परत चढ़ाई गई जिससे इसमें जंग आदि की समस्या नहीं होती है। तो आप समझे बच्चों, गैल्वनाइजेशन क्या होता है? लोहे पर पिघले हुए जस्ते की परत चढ़ाना ही गैल्वनाइजेशन होता है। अब आगे का पॉइंट देखेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है बच्चों, आइए जाने। कुछ धातुएं जैसे क्रोमियम है, निकिल है, टिन वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी से प्रभावित नहीं होते हैं। तो लोहे का क्षरण रोकने के लिए उसके चारों ओर क्रोमियम, टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाने से उसकी चमक नष्ट हो जाती है, किंतु क्षरण से बचाया जा सकता है, यानी क्षरण रुक जाता है, एल्युमिनियम का खराब होने से बच जाती है। एल्युमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। तो ये तो आपका हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसे विद्युत लेपन कहते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट है मिश्र धातु बनाकर मिश्र धातु बनाकर हम धातुओं के क्षरण को रोक सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक धातु में दूसरी धातु या अधातु मिलाने से वह अधिक कठोर, स्थायी और संक्षारण से सुरक्षित हो जाती है। जैसे स्टेनलेस स्टील जो है हमारे निकिल, क्रोमियम, आयरन से मिलकर बनी होती है। वैसे तो आयरन का गुण होता है नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसमें जंग लग जाती है, रस्ट लग जाती है, ठीक है ना। लेकिन अगर उसको क्रोमियम और निकिल के साथ मिला दिया जाए तो क्या होता है, एक नई मेटल बन जाती है जिसका नाम है स्टेनलेस स्टील, और जिसमें किसी प्रकार की जंग की समस्या नहीं रहती है, कोई दाग आदि नहीं लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा मिश्र धातु, जिसे इंग्लिश में एलॉय बोलते हैं। कई बार क्या होता है, शुद्ध रूप में धातु को आवश्यक उद्देश्यों के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। अन्य धातु में अन्य धातुओं तथा अधातुओं की उचित मात्रा मिलाकर उसमें वांछित गुणधर्म प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे हमारे उद्देश्य पूर्ति के लिए सबसे उत्तम होता है। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अर्थात मिश्र धातु की परिभाषा देखिए बच्चों, जिससे क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं या अधातु का समांगी मिश्रण है। दो या दो से अधिक धातुओं को पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु प्राप्त होता है। यानी धातु तो देखिए रूम टेम्परेचर पर कठोर होती है, तो कठोर की स्थिति में तो हम धातुओं को नहीं मिला सकते हैं। धातुओं को मेल्ट करके, यानी हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करके, यानी लिक्विड फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट करके ही मिलाया जा सकता है ना। आगे देखते हैं बच्चों, मिश्र धातु के भौतिक एवं धात्विक गुण अपने मूल धातु के गुणों से भिन्न एवं श्रेष्ठ होते हैं ना। अब जैसे लोहा, निकिल, क्रोमियम, इनके अलग अलग क्या है गुण। अगर हम इनको तीनों को मिला दिया तो एक सर्वश्रेष्ठ गुणों वाली स्टील प्राप्त होती है ना। तो इसीलिए बोला गया मिश्र धातु की भौतिक एवं धात्विक गुण अपने मूल धातु के गुणों से बिल्कुल डिफरेंट होती है और श्रेष्ठ भी। जैसे किस तरह से डिफरेंट होती है, जैसे स्थायित्व में, चमक में श्रेष्ठ गुणों के कारण दैनिक जीवन में इसका अधिक उपयोग होता है। कुछ प्रचलित धातुओं का संगठन निम्न प्रकार है। जैसे पीतल है, पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण है, तांबा का यानी कॉपर का और जस्ता का है ना। और इसका क्या यूज, बर्तन, वाद्ययंत्र, सजावट की वस्तुएं बनाने में। कांसा, तांबा एवं टिन यानी कॉपर और एसन है ना। टिन मिश्र धातु का बना हुआ क्या होता है, तांबा और टिन धातु मिलकर क्या बनता है, कांसा मिश्र धातु बनती है। और कांसा का यूज क्या है, सिक्का, घंटा, मेडल, गहने बनाने में। शोल्डर जो शीशा और टिन मिश्र धातु से बनता है, जो कि विद्युत परपथों में टाका लगाने में, यानी दो वायरों को जोड़ने में काम लाया जाता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जो है ये भी मिश्र धातु है। ये लोहा, क्रोमियम, निकिल के मिलाने से बनती है और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, बर्तन, उपकरण, छुरी कांटे बनाने में होता है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, मिश्र धातु के विशिष्ट गुण। मिश्र धातुओं की कौन कौन सी विशिष्ट यानी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, आइए जाने। नंबर 1, मिश्र धातु प्राय मूल धातु से कठोर होती है ना। शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है, इसलिए इससे आभूषण आदि नहीं बनाए जा सकते। अतः सोने में थोड़ा कॉपर मिलाने पर इसकी कठोरता बढ़ जाती है और मन चाहे डिजाइन के आभूषण भी बनाए जा सकते हैं।
सेकंड पॉइंट है मिश्र धातु का वायु और नमी के कारण क्षरण नहीं होता है, यानी जैसे लोहे में क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है और जो कि जंग फ्री रस्ट फ्री होता है, ठीक है, इसमें रस्ट नहीं लगता है। थर्ड पॉइंट है मिश्र धातुओं का रासायनिक यौगिकों द्वारा क्षरण नहीं होता है। एंड फोर्थ पॉइंट है मिश्र धातुओं के गुण उनकी अवयवी धातुओं के गुणों से भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही कहा। जैसे सोल्डर सीसा और टिन का मिश्र धातु है। सोल्डर का गलनांक सीसा टिन दोनों की गलनांक से कम होता है। हुआ ना बिल्कुल डिफरेंट। इसी कारण इनका उपयोग धातुओं के टुकड़ों तथा तारों को जोड़ने में किया जाता है। कहने का मतलब सोल्डर का गलनांक बहुत कम होता है, इसलिए इसका यूज जो होता है वायर के जोड़ने में किया जाता है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों पिग आयरन। पिग आयरन क्या है? बात्या भट्टी से प्राप्त लोहा, यानी बात्या भट्टी क्या है? बात्या भट्टी भी एक तरह का भट्टी है और जिसमें लोहा पिघलाया जाता है, यानी धातुएं पिघलाई जाती हैं और पिघलाकर मनचाहे आकार के बर्तन बनाए जाते हैं। तो बात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कच्चा लोहा या ढलवा लोहा कहलाता है। इसमें 93% तो लोहा होता है और 4 से 5% कार्बन से सल्फर फास्फोरस सिलिकॉन की अशुद्धियाँ उपस्थित रहती हैं, ठीक है ना बच्चों, जिसके कारण इनका गलनांक कम होता है और यह भंगुर होता है। इसका उपयोग यानी पिग आयरन का उपयोग कहाँ होता है? पाइप, स्टोरेज टंकी, नहाने की टब, कूड़ादान आदि बनाने में किया जाता है। अब नेक्स्ट है इस्पात। इस्पात क्या है? यह लोहे का दूसरा रूप है। इस्पात लोहे का दूसरा रूप है। इसमें आयरन कितना होता है? 98.8% से 99.8% तक आयरन होता है। कार्बन 0.25% से 1.5%। शेष जो होता है सिलिकॉन होता है, फॉस्फोरस, सल्फर और मैग्नीज की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, यानी Mn की अशुद्धियाँ पाई जाती है। इसका उपयोग मोटर, गाड़ी, नट बोल्ट आदि के निर्माण में किया जाता है। पिग आयरन तथा इस्पात भी एक प्रकार की मिश्र धातु है। आगे देखते हैं बच्चों, हमने सीखा, यानी इस वीडियो में हमने क्या सीखा, यानी इस पूरे चैप्टर में हमने क्या सीखा है वो देखते हैं। नंबर 1 है सभी अयस्क खनिज हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है समानता सभी धातुएं कठोर, चमकीली, आघात वर्धनी एवं तन्य होती हैं। ये धातुओं की प्रॉपर्टी है। अधिकांश धातुएं गैसीय एवं द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ सक्रिय धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धातुओं का घरेलू एवं औद्योगिक स्तर पर अत्यधिक उपयोग होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है धातुओं को संक्षारण से बचाकर हम अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है स्थायित्व। स्थायित्व, चमक एवं श्रेष्ठ गुणों के कारण मिश्र धातुओं का उपयोग बढ़ता जाता है। तो आई होप बच्चों इस वीडियो के सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट करें, न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए इतने ही बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं बनाती रहूं। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।